है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। 2 बार चुनाव जीत चुके सीपी जोशी को बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं 25 साल बाद कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को फिर से लोकसभा चुनाव में उतारा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां बड़ी जनसभाएं कर रही हैं। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में करीब 21 लाख मतदाता हैं। यहां पर लोगों ने खासकर स्थानीय लोगों के रोजगार का मुद्दा उठाया है। साथ ही किसान वर्ग ने भी अपनी बात रखी है। जनता के मन की बात जानने के लिए आज हम चुनावी चौपाल में चित्तौड़गढ़ सीट की बात करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। स्वागत है आपका चुनावी चौपाल में और हम हैं आज चित्तौड़गढ़ सीट को लेकर। यहाँ के जो क्या मुद्दे हैं उन पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में यहाँ कांग्रेस और बीजेपी से काफी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात जानेंगे यहाँ की क्या स्थानीय समस्या है और क्या इनके यहाँ चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं। हम चुनाव के पिछले 2 साल से विगत 2 चुनाव हैं उनकी बात करें। 2014 में यहाँ पर सांसद सीपी जोशी बने थे, 2019 में भी सीपी जोशी वो सांसद बने थे और इस बार जो बीजेपी ने तीसरी बार उनको फिर सीपी जोशी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और मैदान में चुनावी मैदान में है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो इस बार कांग्रेस के दिग्गज जो नेता है उदयलाल आंजना, उनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उदयलाल आंजना 1998 में केंद्रीय रक्षा मंत्री जसवंत सिंह को भी चुनाव हरा चुके थे और अब वो 25 साल बाद एक बार फिर चुनावी मैदान में सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पहले हम सबसे पहले बीजेपी वालों से बात करेंगे। आप बीजेपी में केंद्र में आपकी सरकार है, लोकसभा है, तो इस बार जो मुद्दे किन लोगों के बीच में क्या मुद्दे लेकर आप जाएंगे? हम 10 साल में जो मोदी जी ने अपने कार्य किए हैं, जो आज तक शायद कांग्रेस ना कर पाई, क्यों ना कर पाई, हम उस सवाल से हम लेके जनता के बीच में आए हैं। इस 10 साल में मोदी जी को ही कार्य करना पड़ा, 70 साल उन्होंने क्यों नहीं किया। इस साल हम और मोदी जी को लाने के लिए हम ये वार्तालाप कर रहे हैं। आपका कहना है कि 10 साल में जो है कांग्रेस ने मतलब बीजेपी ने ज्यादा काम किया, 70 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, भाजपा ने 10 साल में ज्यादा। क्या कहना चाहें इसके बारे में आप? देखिए, 70 सालों में जो कांग्रेस का योगदान है आज वो सबके सामने है। कोई 10 सालों में कभी देश नहीं बनता है और आज जो जितने बड़े बड़े काम हुए, जितना ही विकास हुआ है, वो सब कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सामुदायिक और सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर और ऐसे मुद्दे और भावनात्मक रूप से लोगों को एक दूसरे से लड़ाकर ऐसी योजनाएं बनाकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं गारंटी, कि ये मोदी की गारंटी है। उनको पता नहीं गारंटी तो होती है जो यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी ने दी है, नरेगा की गारंटी, काम की गारंटी दी। स्कूलों में मिड डे मील योजना लेके आए, खाने की गारंटी दी, भोजन की गारंटी दी। आरटीआई लेके आए, वो गारंटी दी। तो असल में काम तो वो हुए हैं। भावनात्मक मुद्दों से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव विकास, रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देने की साल की बात थी, 10 सालों में कहां 2 करोड़ रोजगार मिले। रोजगार की बात सामने आई, हम बात करना चाहेंगे रोजगार की। जिस तरह बात सामने आई कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? मोदी जी का शुरू से रहा है रोजगार के लिए। मोदी जी ने क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए, ये तो जिसको रोजगार मिला वही बता पाएगा। मोदी जी ने अपनी स्किल डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने उनको ट्रेनिंगें करवाई है, कितने प्रकार का लोन दिए हैं। आज आत्मनिर्भर भारत बना है तो मोदी जी की देन है। कांग्रेस के राज में केवल और केवल एक लूट की दुकान चली है और भ्रष्टाचार की गारंटी कांग्रेस ने ली है। आप देखेंगे राजस्थान के अंदर पूरा ने अभी जो सरकार गई है उसके अंदर आपने कितने पेपर बेचे, कितने बड़े बड़े घोटाले किए। तो आखिर कहीं न कहीं जो लूट की दुकान है वो कांग्रेस के अंदर रही है। और युवाओं की जो बात करते हैं, कांग्रेस ने युवाओं के साथ क्या किया हम जानते हैं। हम किसान परिवार से हैं, किसान अपने बेटों को पढ़ाता है और जो रीट का एग्जाम देने जाता है, परीक्षा देने जाता है और वो एग्जाम से बाहर निकलता है तो पेपर आउट। इस प्रकार की घटना, जो दुर्घटना कांग्रेस राज में हुई है, कहीं न कहीं वो युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है और इसका जवाब ये राजस्थान में जो सरकार बदली युवाओं ने दिया है। जिस तरह की बात आ गई है, ILO की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि हिंदुस्तान में 12 करोड़ युवा बेरोजगार हुए। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था इनका, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। रोजगार तो आप दूर की बात, ILO की रिपोर्ट कहती है कि 12 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। ऐसी मोदी सरकार जो जुमला देकर युवाओं को भ्रमित करके इन्होंने वोट लिए और आज युवा ठगा महसूस कर रहा है। मेरे साथी ने कही थी पेपर लीक की बात। पेपर लीक आज हर प्रदेश की बड़ी समस्या है। आप देखिए यूपी में अभी वर्तमान में देखिए कितना बड़ा पेपर लीक का घटना हुई हम सबके सामने है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने का काम किया ताकि युवाओं को
एक भरोसा दिलाने का काम किया कि भाई अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो हम प्रभावी उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम आ रहे हैं, एक बार यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। महिलाएं की बात करें तो किस तरह की जो सरकार है, जिस तरह के जो अभी गत विधानसभा चुनाव है तो उसमें महिलाओं के लिए काफी बात की गई, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही सरकार है जिसने महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए, युवाओं के लिए कुछ किया है और उसका फायदा ऑलरेडी मिल रहा है। अगर आप आंकड़े की बात करें तो ऑलरेडी आप देख पाएंगे कि नारी शक्ति मंथन के साथ साथ जो मुद्रा लोन है, जो अपनी ड्रोन दीदी है, लखपति दीदी हैं, जो वर्किंग विमेन हॉस्टल्स हैं इत्यादि, जहाँ पे लोगों को, खासकर महिलाओं को अगर कोई सहयोग नहीं है, अकेली हैं, उनके लिए लोन के साथ साथ, ट्रेनिंग के साथ साथ, कौशल विकास के साथ साथ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो ऐसे अनेक बेनिफिट्स हैं। और साथ में अगर युवतियों या युवा पीढ़ी की भी बात करें तो स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, मेक इन इंडिया का जो बेनिफिट है, डिजिटल इंडिया का जो फायदा, क्योंकि काफ़ी महिलाएं और बच्चियां हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, खासकर अपने क्षेत्र में, तो उनके लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से सहयोग मिला है उससे इतना बदलाव आया है, इतनी जागरूकता फैली है और जो पढ़ाई लिखाई में अब आगे बच्चियां आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, वो आपको खुद आंकड़े आप देख लीजिए। और साथ में रही बात सुरक्षा की, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे महिलाएं और बच्चियां परेशान रहती हैं, उसकी वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो आज की तारीख में जो ऐप्स हैं, 112 इंडिया ऐप है, इस प्रकार से जो अलग अलग सेल्स बने हैं खासकर महिलाओं के लिए, ये चीज़ें उपलब्ध अगर करना चाहती थी तो दूसरी सरकार भी कर सकती थी, लेकिन किया किसने? बीजेपी। मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? जब बात करें महिलाओं के लिए क्या खास मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, अभी जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं उसमें खासकर महिलाओं के जो इश्यूज हैं वो फीडबैक लिया जा रहा है। आपको पता होगा नमो ऐप जो हर घर में लोगों के पास है, उनके सेलफोन पे है, उसके द्वारा डायरेक्ट आप या मैं चाहे तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को फीडबैक दे सकते हैं जो पॉलिसी लेवल में इंक्लूड हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि महिलाएं या युवतियां या ऐसे लोग जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है अपनी वॉइस या अपने इश्यूज को सामने रखने के लिए, उनको घर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन के तहत एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि दूसरा सुने ना सुने, उनकी बात सीधा नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच रही है। हम आपके पास फिर आएंगे, एक बार कांग्रेस वालों की बात चलते हैं। जिस तरह के महिलाओं के लिए बात करें तो इस बार जो केंद्र सरकार है, महिलाओं के क्या लग रहा है आपको? देखिए, पूरे भारतवर्ष ने पूरे मीडिया चैनल में दिखाया, पूरे प्रिंट मीडिया में दिखाया किस तरह महिला पहलवानों की बेइज्जती की गई है। वो कितने महीनों तक धरना प्रदर्शन किया। जो बेटियां हमारा नाम रोशन करती है वो वहां पर रो रही थी और अपने मेडल वहां पटक के आई है। और वही ब्रजभूषण जो भाजपा का सांसद था वही वापस जीता, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। और वही उसी की टीम वापस ओलंपिक उसमें आई। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। महिलाओं का कितने रेप हो रहे हैं, महिलाओं के कितनी बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार केवल मात्र अपना एक एजेंडा चलाती है। और नरेंद्र मोदी जी जो निरंकुशता की ओर बढ़ते हैं, हमेशा वो बोलते हैं कि मेरी गारंटी। ये लोकतंत्र है भारतवर्ष को, जिसको सभी जनता ने, पूरी भारत के जनवासियों ने बनाया है। स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने सहयोग दिया और आज तक जो इन्होंने काम करके राजनीति में एक अलग मुकाम बनाया और देश को आगे बढ़ाया है। जिस तरह की बात करें, महिलाओं के स्वाभिमान की बात करें तो किस तरह का आपके इस मुद्दा कोई रहने वाला है चुनाव में इस वक्त? जी, जय श्री राम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के स्वाभिमान का जो मुद्दा हम देखते हैं, जब पेपर का समय होता है, एग्जामिनेशन जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होते हैं, उस समय हमने देखा था, जब हुए थे अभी, तो महिलाओं के, जो हिंदू महिलाएं थी, उनके दुपट्टे उतारे गए, उनके नाक, कान और मंगलसूत्र जो सुहाग का प्रतीक है, कभी महिलाएं नहीं उतारती, वो कांग्रेस के शासन में उतारा गया है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कांग्रेस शासन के लिए कि उन्होंने इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। जितने रेप केस हुए हैं वो शासनकाल जब देखा जाए कांग्रेस का, उसमें इतने रेप केस हुए हैं कि बच्चियों का, मतलब माताओं को डर हो गया कि 4-5 साल की बच्चियों को भी छोड़ना उनके लिए मुनासिब नहीं रहा। वो सोचने लगे कि हम बच्चियों को कैसे छोड़ें, खेलने के लिए बच्चों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया था। तो ये स्वाभिमान की ही बात है। और जब हम मेवाड़ की शौर्य धरा पर, चित्तौड़ की शौर्य धरा पर रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सोचनीय बिंदु है कि किस तरह से जब मुस्लिम महिलाओं को, बालिकाओं को हिजाब पहनकर एग्जामिनेशन रूम में जाने की इजाजत दी गई, तो हिंदू बालिकाओं और महिलाओं के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया? ये प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस सरकार से। तो ये महिलाएं हैं, उनका महिला स्वाभिमान की बात करेंगे।
महिला स्वाभिमान को क्या करना चाहेंगे जिस तरह बीजेपी ने आरोप लगाया? जिस तरह मैडम ने ये हिजाब और मुस्लिम और हिंदू और ये यहाँ जो बात चली है, राजस्थान में तो कहीं हिजाब की प्रथा है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। और जहाँ हिजाब की प्रथा है वहाँ पर भी हिजाब की प्रथा को खत्म करने के लिए मोदी जी ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। और हिजाब होना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक मर्यादित परंपरा है। और हिजाब में अगर कोई भी रहती, आजकल कोई मुस्लिम ही जरूरी नहीं, ऐसी कोई स्कूटी सवार, ऐसी कोई धर्म की, किसी भी धर्म की ऐसी कोई महिला, कोई बच्ची ये नहीं है जो मुंह के ऊपर स्कार्फ बांध के नहीं निकलती है। अब किसी को, कोई तो उसको स्कार्फ कह देता है, कोई उसको हिजाब कह देता है, लेकिन वो एक अपनी जो हिंदुस्तानी परंपरा है और एक मर्यादित रहने के हिसाब से वो सब अपने मुंह बांध कर रखती है। इसीलिए मेरी बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज को हिंदू और मुस्लिम में न बांटे। और ये सभी जिस भी धर्म की बच्चे हैं सब हमारी बहनें हैं, सब हमारी माएँ हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर इसको हिंदू और मुस्लिम में बांटना व्यक्तिगत मेरी राय है कि अच्छी बात नहीं है। क्या पिछले 10 साल में क्या यहाँ आपको देखने को मिला है? 10 साल में जिस तरह से किला जो आज सौंदर्यीकरण का जो विकास कार्य जो कराए थे चित्तौड़गढ़ यूआईटी से, जो पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र जाड़न जो जगमगा रहा किला, आप रात को कभी देखना, उसके देख रेख, ये सरकार आने के बाद उसको देख रेख आधी लाइटें बंद पड़ी है, उसकी देख रेख करोड़ों रुपए खर्च करके जो उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में जो किला शामिल है उनका मेंटेनेंस कैसे नहीं कर पा रहे हैं वो, ये इनसे आप पूछिए थोड़ा। बात करना चाहेंगे बीजेपी से, बात करेंगे बीजेपी। केंद्र सरकार की योजना है और शक्ति और भक्ति की नगरी है चित्तौड़गढ़ है। आज आप किले का डेवलपमेंट जाके देखो, बंद लाइटें हमने चलवाई है, पुराना जो छेड़छाड़ किया इतिहास को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वहाँ व्यू पॉइंट पे जाके देखिए आप, लाइट एंड साउंड का हमने डेवलपमेंट किया है, पर्यटक रुके जिसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। कांग्रेस ने मिल बांट के खाने का काम किया है और कुछ नहीं किया है, ये जनता देख रही है। कांग्रेस राज में किले के जितने मंदिर थे उनकी मूर्तियां कांग्रेस के नेताओं द्वारा चोरी करके बेच दी गई और किले को यूनेस्को में भारत सरकार में जब शामिल किया गया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किया गया। और जो डेवलपमेंट और लाइटें चालू हुई है वो भी अभी बीजेपी के राज में चालू हुई है। तो भाइयों को जानकारी नहीं है, कृपया आप लोग जानकारी ढंग से जानकारी का अभाव बता रहे हैं आप। यहाँ की पूर्व सांसद गिरजा जी व्यास और इंद्रेश कुमारी जो मंत्री थी उनके कार्यकाल के उनके दौरान ये इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, विश्व धरोहर में लिया गया। और जो बात कर रहे हैं मंदिरों की, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 1-1 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए दिए गए। जैसे धनेश्वर महादेव यहाँ का बहुत बड़ा स्थान है, नीलिया महादेव बहुत बड़ा स्थान है, शिव जी का मंदिर नीलगम महादेव का बहुत बड़ा स्थान है, उसके लिए 1-1 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने दिए। ये हमारा आस्था का प्रतीक है, आस्था का विषय है। हमने दिल खोल के उनको पूजा पाठ की और उन्हें जीर्णोद्धार करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। लोकसभा के चुनाव है, इस बार क्या मुद्दा हावी होने वाला है, क्या रहने वाला है खास? लोकसभा के चुनाव में निश्चित ये मान के चलिए, किसान कमर कस के बैठा है। इनके जिस प्रकार किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर दर ठोकरे खानों के लिए मोदी जी ने छोड़ा, 700 से 800 किसान वहां दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठे बैठे शहीद हो गए किसानी के लिए, किसानी बचाने के लिए। और किसान में आप मान के चलिए, किसान एक मजबूत कौम है, जो ठान लेती है वो करके मानती है। मोदी जी को पीछे हटना पड़ा, कृषि कानून वापस लेने पड़े, तो वही किसान, हर किसान वर्ग के हर समुदाय ने ये ठान रखा है, इस मोदी सरकार का जाना तय है। जिस प्रकार का शासन माननीय मोदी जी ने किया, आपने पूर्ववर्ती जो हमारा इतिहास रहा, जो हमारे वेद पुराण रहे, उनमें भी ये है जय ही राज प्रिय प्रजा दुकारी ते नभ नवस नरक अधिकारी। जिस राज्य में प्रिय प्रजा खून के आंसू रोए, जो आपकी बॉर्डर पर आपके दर पर बैठा बैठा किसान मर जाए, उससे शर्मनाक इस सरकार के लिए क्या होगा। आप ये मान के चलिए सरकार का जाना तय है और हमारे चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के प्रत्याशी उदयलाल जी आंजना का जीतना तय है। किसानों का जिस तरह इस बार लोकसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा भी हावी रहने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, किसानों के लिए मोदी सरकार ने जितना काम किया है, आज दिन तक किसी ने काम नहीं किया, चाहे किसान सम्मान निधि देना हो। और मैं तो कहता हूँ किसानों को मुआवजा राशि, अब तक रिकॉर्ड मुआवजा राशि मोदी सरकार के राज में मिली है। सम्मान निधि जिसमें बात की, बात हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि सम्मान निधि, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बना राजस्थान में, और यहाँ के हमारे जो सांसद हैं वो प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, सम्मान निधि बढ़ाकर हम 12,000 रुपए प्रति देंगे। लेकिन यही सरकार, भाजपा की सरकार ने 8,000 रुपए किए हैं। किस प्रकार से किसानों को भ्रमित करके वोट लेते हैं और किस प्रकार ये वादा खिलाफी करते हैं। हर साल वादा खिलाफी किसान सम्मान निधि को चालू करना ही भाजपा सरकार का काम था। और रही बात उसको 6,000 से 8,000 की है, 12,000 की है, वो अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग टाइम पे होना है, एक साथ नहीं हो सकता कुछ। यही अपन लोकल बात करें तो आज मतलब 2014 से पहले
अफीम के 18,000 पट्टे थे, जिसको आज सीपी जोशी जी ने 1 लाख पट्टे करवा दिए हैं। तो क्या चित्तौड़गढ़ जिले में 1 लाख पट्टे हुए या पूरा इंडिया के अंदर 1 लाख पट्टे हुए? नहीं, पूरे भारत की बात है। अब बात करें महिलाओं की, बात करें महिलाओं के किस तरह से महिलाओं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जो चुनावी मुद्दे हों? महिलाओं के मुद्दे, रोजगार, आप देखिए अगर कम पढ़ी लिखी महिला है उनके लिए भी रोजगार, लोन व्यवस्था जो अभी चल रही है, तो ऐसी महिलाएं जो लोन उठाकर लखपति दीदी बन गई हैं, ड्रोन दीदी बनी हैं, तो कृषि के क्षेत्र में भी ये विकास किया जा रहा है। तो काफी सारे ऐसी योजनाएं हैं जो हम दिन पे दिन देखते जा रहे हैं। अभी एक हमने नदियों का जो देखा है, जो मोदी जी ने किया है, तो कहाँ नदियां लुप्त होने लगी थी, तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। मैं मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूँ, कभी एक दिन भी सांसद महोदय ने युवाओं के रोजगार के लिए कोई कार्य किया हो या उन्होंने कुछ किया हो? कांग्रेस ने तो ऐसी योजनाएं चलाई है और युवाओं के लिए आज जो जितनी भी नौकरियां मिली है वो सारी युवाओं को कांग्रेस सरकार ने दी है। आज मैं एक और मुद्दा आपको बताना चाहता हूँ, जिन मुद्दे पे नरेंद्र मोदी जी आए हैं, महंगाई का मुद्दा, या महिलाएं भी है, कितनी महंगाई हो गई है। जहाँ 300 रुपए में 350 रुपए में सिलेंडर आता है, आज वो 1200 रुपए में दे रहा है ना। कांग्रेस सरकार के अंदर जो हमने देखा विधानसभा चुनाव अभी भी हुए, उससे पहले सिलेंडर कितने का था और आज का कितने का था, उसको अगर फर्क देखते हैं, हमने 450 रुपए में आज सिलेंडर दिया है, महिलाएं खुश है। और आज सवाल क्या 400 रुपए में दिया? बात करते थे महंगाई की, वही तेल का डिब्बा 15 लीटर का जो 1100 रुपए में आता था, आज 2300-2400 रुपए उसकी रेट है। हमारी माताएं बहनें खड़ी है, उनसे पूछना, आज वो तेल का डिब्बा 1100 से 2300-2400 पहुंच गया। और वही कांग्रेस की सोयाबीन आज वो 5000 है, 5000 की 5000 रहेगी। किसान वहीं का वहीं है, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। आज दालों के भाव इनसे पूछिए, दालों के भाव क्या हो रहे हैं? महंगाई से जनता त्रस्त है। ये महंगाई करके ये सत्ता में आए थे, आज महंगाई के तरह से जनता को पूछने का, ये पूछ नहीं रहे कि महंगाई किस हाल में। चित्तौड़गढ़ में अफीम किसानों का जो बात हुई, बहुत बड़ा मुद्दा है। सीपीएस पद्धति किसने लागू की? इन्होंने लागू की। मारपीन पद्धति किसने लागू की? इन्होंने लागू की। मारपीन के तहत पट्टे काटने का जो एक जरिया बनाया, फिर विरोध हुआ, किसान विरोध पे आए, सड़कों पे आए, वापस वो निर्णय वापस इनको मारपीन का लेना पड़ा। लेकिन कभी न कभी आज नहीं तो कल वो तलवार लटक रही है कि किसान पे मारपीन के नाम पर ये पट्टे काटने का काम करेंगे। आरी 50 आरी का पट्टा मिलता था, उसको इन्होंने 10 आरी पर लाके रख दिया। ये बात करते पट्टे देने की, किस प्रकार का भ्रष्टाचार इस नारकोटिक्स विभाग में नेताओं की मिली भगत से होता है, आप सबको पता है। सीपीएस का पट्टा हटवाने के नाम पे 15 से 20 हजार रुपए किसान से लिए जाते थे, लेकिन कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी और कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन विरोध के कारण, कहने के कारण आज वो घर बैठे हैं। लेकिन और पूर्ववर्ती सरकार में, कांग्रेस सरकार में एक आदमी को डोडा चूरा जलाने के नाम पर 5 साल किसी को परेशान नहीं किया। और जब इनका राज केंद्र में था, राजस्थान में सरकार थी, तब डोडा चूरा नष्टीकरण के नाम पर आबकारी और नारकोटिक्स दो डिपार्टमेंट मिलकर एक गरीब किसान को लूटने का काम करते थे। हमारे ग्रामीण ब्लॉक के अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, 2014 में जब सरकार भाजपा की बनी, मात्र 18,000 पट्टे रह गए थे, और जो उस समय लोने वाली की पद्धति थी, तो इनके पास विकल्प ये था कि जो माल पड़ा हुआ था फैक्ट्रियों में, उसको बनाने का, ये जो अपन दवाई में काम लेते हैं, उसमें बनाने का कारखाना तक नहीं था। आज 2 फैक्ट्रियां नहीं खोल दी है भारत सरकार ने। 1,50,000 पट्टे कर दिए। किसानों को बहुत फायदा हुआ। आप ओरिजिनल किसान से पूछो ना ये चीज, तो किसान बहुत खुश है। ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट जो है वो भाजपा के द्वारा उस पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, जिसमें फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। साथ में यमुना से जो पानी लेके आना है वो भी भाजपा ही करेगी। करना चाहते थे तो पहले भी हो सकता था, और इससे हर शहर को ही नहीं, इससे भी ज्यादा जिलों को पीने का पानी मिलेगा, साथ साथ सिंचाई के लिए भी मिलेगा, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो अभी तक किसी ने की नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप इन्फ्लेशन देखिए कहाँ तक बढ़ चुका है, लेकिन उसके मात्रा में अगर हम देश को देखें तो हमारे देश की इन्फ्लेशन या जो बढ़ोतरी है प्राइस पॉइंट का, महंगाई जो जिसकी बात हो रही है, वो उसके बचते बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोविड के समय अगर हमारा देश भाजपा के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डेवलप्ड नेशंस को दी है, तो फिर उसका तो देखिए, तो उससे रोजगार हुआ नहीं हुआ। जो आप लोग हर घर में वैक्सीन पहुंच सके, पूरा होमवर्क भाजपा ने क्या यहाँ पे 5
इतिहास में कभी भी हिंदुस्तान में वैक्सीन के नाम पे, टीके के नाम पे कभी पैसे नहीं लिए गए, लेकिन भारतीय ऐसा एक अभूतपूर्व उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सीरम जो वैक्सीन बनाई उस कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पे पैसा ले लिया। जो पाकिस्तानी कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पे पैसा ले लिया। गोकसी करने वाली कंपनियों से इन्होंने पैसा ले लिया। मैं कह रहा हूँ माइक पे हम बात करने के लिए जीवित बचे हैं। ये हमारे जो देवदूत बनकर, जो देवता बनकर धरती पर उतरे हैं, हमारे मोदी जी, उनकी वजह से हम लोग आज जीवित हैं और आज बात करने लायक बन गए। कोरोना में राजस्थान मॉडल स्टेट था और हमारे पास जो भीलवाड़ा जिला था उसको मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में लिया गया है और सर्वप्रथम लॉकडाउन लगाने का काम अशोक गहलोत साहब ने किया और नरेंद्र मोदी खुद तारीफ कर रहे हैं। आपको मैं पूछना चाहूंगा, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो मुद्दा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कितना भ्रष्टाचार किया है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम से इन्होंने कितना पैसा लिया है और उन कंपनियों से पैसा लिया है जो पाकिस्तानी कंपनी है। भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ठीक है। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाते हैं। बड़ा घोटालाबाज है वो बीजेपी में जाके आज शुद्ध हो गया। इसका कारण क्या है? गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते सारे पाप धुल जाते हैं। आप लोकल ये भाई, आप लोकल गंभीरी की तरफ हमारी ये गंभीर है, इसको यूनेस्को में लेना चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में आती है और नगर पालिका कांग्रेस की यहाँ पे, ठीक है। इसको यूनेस्को में लेना चाहिए। लोकल मुद्दा है तो वोट सीपी जोशी के नाम पे मांगे जाए। जो 2004 में बोला था कि किसानों को दुगुनी आय करेंगे, एमएसपी गारंटी देंगे, हजारों किसान मिल गए हैं और एमएसपी में गारंटी नहीं मिला और खर्चा किसानों का डबल हो गया और गेहूं की रेट आज वही है, मक्के की रेट वही है और किसानों से लूटा जा रहा है। क्यों नहीं इन्होंने 10 साल में एमएसपी में गारंटी दी? अब किसान पागल नहीं बनेगा और इस बीजेपी की सरकार को अकाउंट बैंक लेके संकट ले चुका है, किसान लेके रहेगा। 2022 में तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या बोलना है। 2022 में इन्होंने बोला कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहाँ है किसानों की आय दुगनी? कहाँ है? कुछ भी नहीं है। आप ये भाई मंदिर की बात कर रहे हैं, सुनिए, मंदिर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले राजीव जी गांधी ने ताला खुलवाने का काम किया है और सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है और भारत की हर जनता से, भारत की हर जन से जन सहयोग से बना है। कांग्रेस ने राम मंदिर को नहीं बनाने के लिए आज सुनिए, राष्ट्रपति जिनको महिला है, उस महिला को, जो आदिवासी महिला है, उनको राम मंदिर के अंदर न्योता नहीं दिया है क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है। आप क्या आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का कार्य इस भारतीय जनता पार्टी ने किया इन कांग्रेस वालों की गांधी परिवार का नाम हटाने की औकात तो हिंदुओं की मिटाने की बात करते हैं लोग। हम हिंदू धर्म में हैं, लेकिन राम मंदिर में 4 शंकराचार्य जिनको हम मानते हैं, हम हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन उनको बुलाया नहीं। वो खुद लड़ने ही नहीं आ रहे थे, वो सिर्फ लड़ने इसलिए है क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो लड़ने वाला भी नहीं है। उदय लाल जी को जबरदस्ती लड़ने की बात कर रहे हो, इनके आपस की गुटबाजी इतनी, अभी पूर्व विधायक को धक्के दे रहे हैं वो है वहां पर मंच पे जहां पर इनका होली मिलन समारोह था, इनके फोटो नहीं लग रहे हैं। ये आपस में सुनिए, ये हमारे परिवार का। अगर लोकल मुद्दे पर आप बात कर रहे हो तो सांसद बनने के बाद सीपी जोशी साहब ने किया है। आप भी यहाँ के पत्रकार हो, चित्तौड़ का दुर्ग देख सकते हैं। ये जो पीछे अभी जस्ट ट्रेन गई है, इलेक्ट्रिसिटी गई है, इलेक्ट्रिसिटी करने का काम भी सीपी जोशी साहब ने करवाया। इसको कोटा चौड़ीकरण का अगर काम भी कराया तो सीपी साहब ने कराया। 2002 के 14 के समय इलेक्ट्रिक लाइनें बनी है और कांग्रेस गवर्नमेंट विकास एक खास प्रक्रिया होता है आगे बढ़ा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा के अंदर सबसे बड़ा मेवाड़ और मालवा को जो 70 साल से जो रेल लाइन बंद पड़ी हुई थी, उसको लाने का काम किसने किया? सीपी जोशी ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस को पास केवल फ्रूट का जनरेटर है, जो हैंडल लगा जो चल जाता है और कोई सामान नहीं। जो बीजेपी है उनकी कार्यकर्ता जो स्थानीय मुद्दों का है, मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो है वो जो उम्मीदवार है वो भी मैदान में रहेंगे।
आने वाले 4 जून को किसके पक्ष में मतदान जाता है ये आने वाला समय ही बताएगा। सलमान, NDTV, चित्तौड़गढ़।